हेलो। हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द रोटेशनल, मतलब कि इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को ओवरऑल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं किसी भी इक्विलिब्रियम की बात करूं तो आपके पास इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशन, इक्विलिब्रियम के का मीनिंग पहले समझते हैं। इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आपका इक्विलिब्रियम अगर टर्म देखो तो इक्वल, इट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी चीज इक्वल हो रही हो। इक्वल करने का मतलब, अगर मैं मैकेनिक्स में बात करूं, इन द केस ऑफ मैकेनिक्स, तो आपके पास इक्विलिब्रियम बोला जाता है वैसी स्टेट, वैसी कंडीशन जहां पे बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसी वेलोसिटी में मूव करेगी। और जब ऐसा सिचुएशन आएगी तो उस पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, एज वेल एज नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो होगी, अगर कहीं पे रोटेशनल का केस आ रहा है तो। ठीक है ना। इट मीन्स, समझिएगा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम करने का मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो स्टेट उसका हो गया फिक्स स्टेट। अगर मैं फिजिक्स में स्टेट की बात करूं तो आपके पास दो तरह का स्टेट, एक आपके पास होती है रेस्ट और दूसरा आपके पास होता है मोशन। और मोशन में भी आपके पास वो स्टेट है जहां पे वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहना पसंद करेगी। मतलब कि उसका दो स्टेट, और दो स्टेट में से कोई एक स्टेट फिक्स हो जाएगी। हमेशा याद रखो, इक्विलिब्रियम में स्टेट फिक्स होती है। और जब भी स्टेट फिक्स होगी तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी में स्टेट फिक्स है तो उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट समेशन ऑफ ऑल द नेट एक्सटर्नल फोर्स ये जीरो होगा, एज वेल एज नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जीरो रहने वाली है। मतलब कि यहां पे अगर मैं इस चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो आपके पास नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, अगर आप स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं ले रहा हूं तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन शुड बी जीरो। हर एक केस में आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है, जीरो रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। जैसे मेरे पास ये एक क्यूबाइड है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक क्यूबाइड है। अगर ये एक क्यूबाइड है और मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि अभी देख रहे हो, इट इज इन द इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है एक्स में, जीरो। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वाई मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन, ग्रेविटी लग रही है और मेरी हाथ इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो जीरो, एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन ऑल्सो जीरो। और इसमें किसी प्रकार का रोटेशनल मोशन नहीं है, तो इसको आप बोल सकते हो इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर। अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, समझिएगा, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। मतलब कि अगर इसमें रोटेशन भी नहीं हो रहा है, अगर इसमें रोटेशन भी नहीं है, तो आपके पास बोल सकते हो नेट टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस शुड बी जीरो, नेट टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस शुड बी जीरो, एंड नेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस शुड बी जीरो। आप कोई भी एक्सिस लो, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो स्टैंडर्ड है, एक्स वाई जेड आपके पास स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसीलिए मैंने लिखा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एक्सिस लो, कोई भी आपके पास डायरेक्शन लो, हर एक डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगी और नेट टॉर्क आपके पास जीरो होगा। क्लियर है।
और इसी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, ये 6 जो इक्वेशन है, ये 6 इक्वेशन, इसी को हम लोग यूज करते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ व्हाट, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्लियर है? अगर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस 6 इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं और एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को हम लोग डील करने वाले हैं, कैसे इस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं कि आप कैसे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हो। जैसे मैं बेसिक एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपके पास ये एक, मान के चलो आपके पास एक रॉड है, इट इज द रॉड, और इस रॉड का मास है m और इस रॉड की लेंथ है l। ठीक है? और इस रॉड को आपने एक रस्सी से बांध दिया है ये पॉइंट पे, और दूसरा आप इस एंड को बांध दिए हो इस पॉइंट पे। क्लियर? और मैं इस रॉड्स के कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, समझिएगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे मैं एक मास को लटका दिया हूं इधर। सपोज करो ये मास की वैल्यू, ये मास ले लेते हैं 1 kg, और ये मास ले लेते हैं सपोज करो 2 kg, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास है l/3 और ये है आपके पास 2l/3 डिस्टेंस। क्लियर है? यहां पे मैंने मास को लटका दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये रॉड हवा में इस तरह से फिक्स है, लटका हुआ है इस तरीके से, आपके पास बिल्कुल रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है और रेस्ट में ही कंटिन्यूअस मेंटेन है, इट मींस ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। रेस्ट में है और लगातार रेस्ट में अगर मेंटेन है तो इट मींस इस पे नेट फोर्स 0 है, और किसी भी प्रकार का रोटेशन रॉड में नहीं है तो नेट टॉर्क भी 0 है। और अगर ऐसा कंडीशन है, अगर इस तरह का कंडीशन बना हुआ है, तो यहां पे आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? समझिएगा, आप इस वायर में टेंशन बता दो, मतलब टेंशन फोर्स बता दो ये वाले वायर में, और ये वाले वायर में टेंशन फोर्स आप बता दो। आपसे पूछा जा सकता है इसका एरिया दे दे, एरिया इसका दे दे, पूछ सकता है व्हाट इज द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस दे दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया, तो फिर पूछा जा सकता है स्ट्रेन। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसमें आप लगाओगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है? फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। फोर्स क्या है? तो अगर ध्यान से देखो तो एक्स डायरेक्शन में, अगर आप सारे फोर्स को देखो तो एक्स डायरेक्शन में, एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। इट मींस नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 है। नेट फोर्स इन अगर जेड डायरेक्शन में देखो, जेड मतलब कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जेड में ऑब्वियस है 0 है, तो टेंशन अपने को नहीं। अगर आप वाई में देखो तो यस, वाई में फोर्स लग रही है, और फोर्स 2 लग रही है। समझिएगा, एक फोर्स तो ये 20 न्यूटन 2G फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, ये मास की वजह से 2G, और ये 2G अप्लाई हो रहा होगा इस रॉड पे, तो यहाँ पे ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। 2G मतलब कि मैं ले लेता हूँ 20 न्यूटन, और दूसरा फोर्स इस यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा कितना? 10 न्यूटन। 2 फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 2 फोर्स T1 और T2 लग रहा है आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन। T1 एंड T2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो T1 प्लस T2, इसकी वैल्यू T1 अप डायरेक्शन, T2 अप डायरेक्शन, माइनस अपवर्ड के लिए मैंने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या होना चाहिए? निगेटिव के लिए -20 -10, इट शुड बी 0, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम है तो y डायरेक्शन में भी आपके पास नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। फोर्स लग रही थी उसको मैंने 0 कर दिया, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए
निगेटिव, और यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 30। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा, ये मुझे इक्वेशन मिल गई। दूसरा मिलेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखो तो नेट टॉर्क शुड बी 0 अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो रॉड रोटेट तो नहीं कर रही है किसी भी एक्सिस के अबाउट। अगर रोटेट नहीं कर रही है तो हम कोई भी एक्सिस ले सकते हैं और उस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क को 0 करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाली एक्सिस ले ली, जो पेन आपको दिख रहा है, मार्कर जो दिख रहा है, ये एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क को आप 0 करोगे और टॉर्क का कैलकुलेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक T1 लग रहा है, 20 लग रहा है, 10 लग रहा है, T2 लग रहा है। तो हर एक फोर्स की वजह से आप टॉर्क निकालो। अगर T1 की वजह से टॉर्क निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं τ1 बोल रहा हूं, ये आपके पास T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और T1 फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो T1 की वजह से टॉर्क होगा 0। कोई भी एक्सिस के अबाउट ले सकते थे, एनी वन एक्सिस। फिर अगर आप इस फोर्स 20 न्यूटन की वजह से अगर टॉर्क निकालोगे इस पॉइंट के अबाउट, तो 20 न्यूटन की वजह से उसको मैं बोलता हूं τ2, और τ2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/3। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 20 का फोर्स। τ3 अगर मैं थर्ड फोर्स 10 न्यूटन की वजह से बताऊं तो 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है L/2, तो ये आ जाएगा 10 इंटू L/2। फोर्थ वाले में आप बोलिएगा, चौथे फोर्थ आपके पास है T2, और T2 की वजह से टॉर्क आएगा T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, दैट इज द T2 इंटू L। आप थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर आप 20 न्यूटन वाले फोर्स को कंसीडर करो तो ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव मैं साइन ले लेता हूं। आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। अगर क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लिए हो तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होनी चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने पॉजिटिव रखा है तो क्लॉकवाइज निगेटिव होनी चाहिए। तो मैं क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने वाला हूं। आपके पास τ3 आपके पास 10 न्यूटन, इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, रोटेशन रॉड की टेंडेंसी मूव करने की क्लॉकवाइज, तो इसको भी लेंगे निगेटिव, और ये भी हो जाएगा आपके पास निगेटिव। T2 की वजह से रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब नेट टॉर्क को आप 0 कर दो। अगर आप 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 इज इक्वल्स टू 0। τ1 की वैल्यू कितना है, 0 है। τ2 की वैल्यू कितना है बोलिएगा, τ2 की वैल्यू 20 इंटू L/3, 20 इंटू L/3 प्लस τ3 की वैल्यू है 10 इंटू, प्लस है या माइनस है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और τ3 में भी माइनस साइन है तो माइनस 10 इंटू L/2, और ये है प्लस T2 इंटू L इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप T2 निकालोगे तो T2 इंटू L इज इक्वल्स टू 20 L/3 प्लस 10 L/2, तो ये आपके पास आ जाएगा, L से L सारे कैंसिल आउट, तो T2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी कितना, तो 6, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, दैट इज द 40 प्लस ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस ये आ जाएगा 30, तो आ गया 70/6। कैलकुलेशन आप लोग देखते जाना, 70/6 आपके पास T2 की वैल्यू आ गई। अगर T2 की वैल्यू 70/6 आई है तो T1 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो आप लिख सकते हो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना था, तो ये था आपके पास 30 न्यूटन, और T2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो T1 प्लस T2 इज 70/6 इज इक्वल टू 30, तो यहां से आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 70/6। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास 180 माइनस 70/6, तो ये आ जाएगा 110/6 न्यूटन। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है आपके पास इक्विलिब्रियम, जहां से हम लोग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके एक प्रॉब्लम को, अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।